हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। होम साइंस गृह विज्ञान यूपी बोर्ड 2024 का एग्जाम दे रहे स्टूडेंट के लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे से ये तैयार किया गया है शोधित करके, और निश्चित तौर पर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस पेपर के बाद आपको। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। आइए समझते हैं। पूर्णांक 70 अंक का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने हेतु है, और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक इसमें बहुविकल्पी रहेंगे। 5 से 9 तक लघुत्तरी हैं, और प्रत्येक को 25 शब्द में जवाब देना है। प्रश्न 10 से 14 तक वो दीर्घोत्तरी लघुत्तरी प्रश्न है, और जिनका जवाब 50 शब्दों में। इसके बाद दीर्घोत्तरी 15 से 18 तक 100 शब्दों में आपको देने हैं। सभी प्रश्न पत्र को अच्छे से आइए एक बार समझ लेते हैं बोर्ड परीक्षा से पहले। यदि आप हमसे पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए पहला सुकार्यिकी से प्राप्त होने वाला लाभ होता है। अब यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो रहे हैं। देखिए सुकार्यिकी, पहले तो ये समझे कि सुकार्यिकी होता क्या है। देखिए, जहाँ कार्यस्थल होता है, जिसपे लेबर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, तो कार्यस्थल पर कार्य करते हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी उनकी व्यवस्थित अध्ययन ही सुकार्यिकी कहलाता है। जिसमें उनकी माने किस पर्यावरण में वो काम कर रहे हैं, कौन से औजार से काम कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा व्यवसाय है, कौन से कार्य कर रहे हैं, ये सब सुख सुविधाओं को मिला करके सुकार्यिकी का अध्ययन उनके कार्यस्थल को शामिल करते हुए सुकार्यिकी कहलाता है। तो ये पूछ रहा है कि उससे होने वाले बेनिफिट क्या होते हैं। तो उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि होता है, ये राइट है। मानवीय एवं आंतरिक त्रुटियां जो कम होते हैं उसका भी स्टडी होता है। श्रमिकों की दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि होती है, ये भी राइट है। तो उपयुक्त सभी लाभ होते हैं। इसमें घ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और प्रश्न संख्या दूसरा देखें। जो रंग किन्हीं अन्य रंगों को मिलाने से नहीं बनते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो उनको प्राथमिक रंग के अंतर्गत रखा गया है। क वाला इसमें विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देखें। खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय निकोलस एम्पर्ट को जाता है। ख वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे देखें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा। घोल के रूप में सीरा द्वारा दिया जाता है। देखिए, घोल के रूप में सीरा द्वारा जो दिया जाता है, जल और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं, ये तो देते हैं। एमिनो एसिड भी दिया जाता है, और संपूर्ण रक्त या प्लाज्मा को भी चढ़वा दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएगा। घ वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न 55 देखें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। क वाला विकल्प इसमें राइट होगा। प्रश्न संख्या दूसरा आइए। छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में उनकी देखभाल करने की संस्था को क्या बोलते हैं। तो उनकी संस्था को क्रेच कहा जाता है। क्रेच और डे केयर सेंटर दोनों सही हो जाएगा। ग वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न अगला देखें। एगमार्क संबंधित है। एगमार्क देखिए कृषि उत्पादों से संबंधित है। आप कोई भी कृषि उत्पाद, खाद इत्यादि लेते हैं बीज, तो उसमें हॉलमार्क एगमार्क का चिन्ह उस पर बना होता है। तो इसमें ख वाला विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न तीसरा देखें। समाज में जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को घर के दायित्व से मुक्त करना, पुरुषों के अधिकारों में कटौती करना, कुछ भी नहीं। पहला वाला विकल्प महिलाओं के घरेलू कार्यों का सही मूल्यांकन करना। जी हाँ, सही मूल्यांकन होना चाहिए। क वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न आगे देखें। प्रश्न चौथा। संचार का मुख्य माध्यम होता है। संचार का जो सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम होता है आज के समय में, समाचार पत्र और पत्रिकाएं ही हैं। एक ग वाला विकल्प आपका इसमें राइट होगा। प्रश्न आगे देखें। उचित मात्रा में आयोडीन न मिलना। यहाँ पर पूछा है कि बच्चों में क्रेटिन नामक रोग का कारण क्या है। आहार में नमक की कमी, विटामिन बी सी कोई कारण नहीं, तो आयोडीन की कमी का सही मात्रा में न मिलना ये क्रेटिन का कारण बनता है। क्रेटिन एक डिजीज है जो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखें। तीसरा का पहला प्रश्न। क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है। क्वासियोरकोर में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में। तो एक ग वाला विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या दूसरा, तीसरे का दूसरा।
परिधान निर्माण कला को कहते हैं। परिधान निर्माण जो कला होती है ना, एक कुटूर के अंतर्गत आती है। अब क वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए तीसरा, वस्त्रों की निर्जल धुलाई एवं शुष्क धुलाई होती है। वस्त्रों की निर्जल और शुष्क धुलाई की जो व्यवस्था होती है व्यवस्थित ड्राई क्लीनिंग मशीनों द्वारा होती है। ख वाला इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न चौथा, निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है। गृह व्यवस्था विभाग के सदस्य को कार्यपालक गृह अनुरक्षण कहते हैं। ख वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न पांचवा देखिए, उपभोक्ता के मौलिक अधिकार हैं। उपभोक्ता के मौलिक अधिकार क्या क्या हो सकते हैं? सुरक्षा का अधिकार, जी हाँ। चयन का अधिकार, राइट है। सूचित किए जाने का अधिकार, ये भी सही। ये सभी घ वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न आगे देखें। प्रश्न है चौथा का फर्स्ट, किसका महत्व रोटी कपड़ा और मकान की तरह होता है? तो रोटी कपड़ा मकान जैसे होता है उसकी तरह ये संप्रेषण तो एक ग वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। संप्रेषण का महत्व रोटी कपड़े मकान से होता है। अगला दूसरा देखिए, भोपाल में गैस के रिसाव की घटना कब हुई थी? 1984 की वो घटना थी। क वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा, भोपाल त्रासदी। तीसरा देखिए, सल्मोनेला लगभग कितने समय में अपनी संख्या में वृद्धि करके 2 गुना कर लेता है? वो 20 मिनट का समय होता है। ग वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न चौथा देखिए, विभिन्न संगठनों को मिलाकर तथा संबंधित करके तैयार किए जाने वाले खाद्यों को किस वर्ग में रखा गया है? ये संगठन और संगठनों से संसाधित करके तैयार किए जाने वाले जो खाद्य होते हैं वो फार्मूलाबद्ध खाद्य के अंतर्गत आते हैं। ग वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रश्न ग का। अगला देखिए पांचवा, जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। जनसंपर्क विभाग द्वारा जो विज्ञापन दिया जाता है वो विस्तृत जानकारी हेतु विस्तृत जानकारी के लिए दिया जाता है। ख वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि प्रश्न 1 से 4 तक थे और कुल 1-1 नंबर के थे। अब प्रश्न संख्या यहाँ से देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है। 5वां से शुरू होता है अति लघुत्तरी। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, नैदानिक पोषण से क्या आशय है? देखिए नैदानिक पोषण क्या होता है? नैदानिक पोषण की एक विशिष्ट शाखा होती है जो रोगों की स्थिति में पोषण के सभी पक्षों का एक व्यवस्थित अध्ययन कराती है। इसे हम लोग चिकित्सीय पोषण या नैदानिक पोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, नैदानिक पोषण का मतलब भाई एक ऐसा सुव्यवस्थित पौष्टिक भोजन दिया जाए रोगी को, बीमार व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को, जिससे उसके रोग का निदान हो, इलाज हो, उपचार हो। अगला देखिए प्रश्न 5वां का ख, ये पूछा है कि डिजाइन एवं पैटर्न से आप क्या समझते हैं? देखिए डिजाइन आप लोग देखते हैं कि किसी कपड़े पर, किसी वस्तु पर किस तरह से नमूना या डिजाइन होता है। तो किसी वस्तु की रचना के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था डिजाइन कहलाती है। कोई भी रचना होगा, निर्माण होगा तो एक उसकी प्लानिंग बनेगी, योजनाबद्ध व्यवस्था बनेगी। अर्थात डिजाइन क्या होता है? डिजाइन उत्पादों की कल्पना करना, योजना बनाने और कार्यान्वित करने की एक मानवीय सामर्थ्य है, उसकी क्षमता होती है। पहले कोई चीज़ हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले हम प्लानिंग करेंगे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजाइन बोलते हैं। फिर अगला पूछा है कि पैटर्न, तो पैटर्न नमूना क्या है? पैटर्न एक कपड़े में लाइनों की, स्थानों की या आकृतियों की एक व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होती है। अगला प्रश्न देखिए दिया है 6वां का क, जीविका और उद्यमिता में क्या अंतर है? देखिए जीविका आपके जीविका से संबंधित, जीवन चलाने से संबंधित है। जीविका से आशय उस साधन तथा व्यवसाय से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, यही उसकी क्या होती है? जीविका कहलाती है। अर्थात उसके व्यवसाय से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसके जीने की शैली कैसी है, उसका रहन सहन, कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जीविका के अंतर्गत आती है। और इसमें पूछा उद्यमिता, तो उद्यमिता क्या है कि उद्यमिता का आशय एक नए और एक नव प्रवर्तक उद्यम से होता है या उत्पाद या सेवा से होता है। ठीक है, माने नए संगठन से भी ये रिलेटेड हो सकता है। अब प्रश्न 6वां का ख देखिए, जनसंपर्क एवं निगमित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जनसंपर्क देखिए, जनसंपर्क का मतलब जनता से मेल मिलाप, जनता से संपर्क,
इसका आशय वही है, जनता से संपर्क रखना। यह एक प्रक्रिया है जो एक उद्देश्य से किसी खास व्यक्ति के लिए, उसकी छवि के लिए, उसके महत्व के लिए समाज में जुड़ाव होता है। समाज में हम क्या करते हैं, एक जो है मेल मिलाप की भावना की जाती है। जबकि इसमें पूछा निगमित संप्रेषण, तो निगमित संप्रेषण स्थानीय या वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, निवेशकों, जो निवेशक हैं, नियोजक हैं तथा कुछ अन्य व्यक्ति के साथ संप्रेषण का एक सक्षम और प्रभावी मार्ग होता है। इसमें जो है व्यक्ति के जो जानकारी होती है, नॉलेज होता है, उसका आदान प्रदान भी किया जाता है। प्रश्न देखिए 7 है, बच्चों में 7 का क, बच्चों में कुपोषण के प्रमुख कारण बताइए। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कुपोषण के बहुत से कारण होते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन का न मिलना। पौष्टिक भोजन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, माने विटामिन भी शामिल होता है, खनिज लवण भी उसमें शामिल होता है। ये नहीं कि सीधे कार्बोहाइड्रेट चावल खाएं। तो ये पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता होता है बच्चों में कुपोषण के कारण। फिर अपर्याप्त जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनका न मिलना। फिर शिक्षा का निम्न स्तर, माता पिता शिक्षित नहीं होंगे तो जान नहीं पाएंगे किस प्रकार के भोजन देना है बच्चों को। तो उपर्युक्त इन क्रियाओं के साथ ही साथ जो स्वच्छता होती है, जो साफ सफाई होता है, उसका अभाव भी कुपोषण का कारण बनता है। और अपर्याप्त मातृ एवं जो शिशु देखभाल किया जाता है, कभी कभी इसकी वजह से भी बीमारी पकड़ती है और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं जो बच्चे होते हैं। अब देखिए प्रश्न अगला ख का पूछा 7वां ख, विकास संचार क्या है, इसकी मुख्य विधियां क्या हैं। देखिए विकास संचार क्या है, संचार तो समझते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बातों, विचारों इत्यादि को प्रसारित करना। तो विकास संचार यानी कि संचार की जो क्षमताएं हैं, संचार की क्षमताएं जो हैं उनको सामाजिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाना। माने हम ऐसा करें कि अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं जिससे समाज का विकास हो। तो उत्प्रेरक के रूप में जो संचार की व्यवस्था है, संचार के जो माध्यम हैं, वही पूछा आगे कि इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, मुद्रण है, माध्यम है, मुद्रण माध्यम, सूचना है, संचार प्रौद्योगिकी, ये सब तकनीकी जो है इनके माध्यम से जो है हम सूचनाओं को, ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो इन संचार की क्षमताओं को ही हम क्या बोलते हैं, विकास संचार कहते हैं। इससे हमारे समाज का क्या होता है, विकास होता है। जैसे केंद्र में, राज्य में पीएम सीएम बैठे हुए हैं, पीएम के एक गुहार पर पूरा देश स्वच्छता अभियान में लग जाता है। ये हमारे देश के विकास की एक कड़ी है। तो विकास संचार है। इसकी प्रमुख विधियां भी हमने बताया, रेडियो, टेलीविज़न, मुद्रण, ये सभी है, सूचना, समाचार पत्र। आगे प्रश्न पूछा है, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं खाद्य संसाधन से क्या समझते हैं। देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी क्या होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी स्वयं में माने विकास का एक विज्ञान का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जहाँ एक और वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, वैज्ञानिक अनुप्रयोग होते हैं, और उन अनुप्रयोगों से प्राप्त होने वाली जो जानकारी है, ज्ञान है, ज्ञान को हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। पहले विज्ञान नियम बनाते हैं अनुप्रयोग करके, और जो उससे सिद्धांत या ज्ञान निकलता है फिर उसका हम अनुप्रयोग करते हैं, फिर नई नई चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो ये, और इसमें कानून का भी पालन होता है। खाद्य उत्पादन के निर्धारित जो कानून हैं, नियम हैं, उनका भी पालन किया जाता है। जैसे कोई फूड प्रोडक्ट बन रहा है, खाने की जो वस्तु है, तो उसका पैकिंग कैसे होगा, कौन सी सामग्री किस अनुपात में मिलाना है, बहुत विस्तृत है ये खाद्य प्रौद्योगिकी। और वही बात करें खाद्य संसाधन का, तो खाद्य संसाधन में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया है। जैसे कच्चे जो फल होते हैं, कच्ची चीज़ें होती हैं, उनको किस प्रकार से हम संरक्षित रखते हैं। अचार बनाना, टमाटर को संरक्षित करना, आलू, केले, मटर इत्यादि को किस प्रकार से हम संरक्षित रख सकते हैं, ये इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है खाद्य संसाधन में। पर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि आतिथ्य से आप क्या समझती हैं। आतिथ्य के प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना के पद कौन कौन से होते हैं। तो आतिथ्य जो होता है, हमारे जो अतिथि होते हैं, मेहमान जो होते हैं, और मेजबान, माने हमारे घर पर अतिथि आए, मेहमान आए,
और हम मेजबान हो गए, तो अतिथि तथा मेजबान के मध्य संबंध आतिथ्य कहलाता है। हम किस प्रकार से अपने मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, उनकी खान पान, रहने की व्यवस्था, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो यह मेजबान द्वारा अपने अतिथि के लिए उनका सेवा सत्कार, आदर भाव, खान पान, मनोरंजन, उनका ख्याल रखा जाता है, ये आतिथ्य कहलाता है। आतिथ्य के प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना के पद कौन कौन से होते हैं? तो इसके प्रबंधन के क्षेत्र में शीर्ष प्रबंधन है, मध्य प्रबंधन रखा गया है, अवर प्रबंधन रखा गया है, पर्यवेक्षक रखे गए हैं और प्रचालन स्टाफ रखे गए हैं। ठीक है, ये आतिथ्य प्रबंधन में होता है, जिसमें होटल इत्यादि भी शामिल है। जैसे होटल, बड़े बड़े होटल होते हैं जहाँ पर लोग ठहरते हैं, मेहमान ठहरते हैं, रुकते हैं, रैन बसेरा करते हैं, तो उनका प्रबंधन एक व्यवस्था होती है जिनके अलग अलग दायरे हैं और प्रबंधन के पद होते हैं। अगला प्रश्न पूछा है 9वां का, उपभोक्ता शिक्षा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 मुख्य पहलुओं का जिक्र करने के लिए आया है। देखिए, उपभोक्ता शिक्षा क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को एक समझदार उपभोक्ता बनाने के लिए दिया जाने वाला उनको जो शिक्षा है, निर्देश है, ज्ञान है, वही उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। आखिर एक उपभोक्ता जब दुकान पर जाता है कुछ खरीदने के लिए, तो उसको ज्ञान नहीं रहेगी, जानकारी नहीं रहेगी, तो घटिया सामान लेकर चला आएगा घर और ठगी का शिकार भी हो सकता है। तो उपभोक्ता शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो के मुख्य 2 पहलू बताए गए हैं, वह तो 2 मुख्य पहलुओं को बताना है। तो इसमें जो 2 पहलू है, यह कि अधिनियम उपभोक्ता को अपनी शिकायत अधिकारी से करने का अधिकार देता है। एक अधिनियम बनाया गया, कोई भी उपभोक्ता है तो कोई घटिया सामान ले या किसी के प्रति शिकायत है, किसी दुकानदार के प्रति, तो उसको अधिकार है शिकायत करने का, और ये उसका यह भी अधिकार है कि उसका तत्काल निवारण किया जाए जो शिकायत कर रहा है। ठीक। और दूसरा ये कि कभी कभी जो निर्माता हैं, कंपनी है जो सामान बना रही हैं, तो भी निर्माता द्वारा कभी कभी लापरवाही कर दिया जाता है। जैसे 200 ग्राम का पैकेज होता है, आपको 150 ग्राम में मिल गया, या घटिया सामान उसके अंदर है पैकेज में, तो ये लापरवाही होती है जो निर्माणकर्ता होते हैं या जो जहाँ से सामानें बनती हैं, तो उनकी शिकायत करना और उसके प्रति आपको जागरूक होना, और जो भी उनके द्वारा लापरवाही की जाती है तो उसका हर्जाने का आप दावा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है 2 नंबर का, 10वां का क से। इसके पहले एक ख वाला प्रश्न है 9वां का ख, फैशन व्यापार एवं फैशन चक्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, फैशन व्यापार का अर्थ बिक्री के प्रोत्साहन हेतु उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना ही क्या कहलाता है? फैशन व्यापार कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अधिक से अधिक हमें लाभ हो, माने फैशन व्यापार क्यों किया जाता है? हमारी जो वस्तुएं हैं उस पर हम किस प्रकार से मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं? जब हमारी वस्तुएं अच्छे रेट में सही तरीके से उचित मूल्य पर बिक्री होगा तभी ना। तो ये फैशन व्यापार के अंतर्गत आता है। वहीं पूछा है कि फैशन चक्र क्या है? तो फैशन के क्षेत्र में होने वाले बदलाव का जो क्रम है, इसी को हम लोग फैशन चक्र कहते हैं। और फैशन चक्र में कुल 5 चरण बताए गए हैं। उसमें शैली की प्रस्तुति होती है, लोकप्रियता में वृद्धि होती है, और लोकप्रियता का पराकाष्ठा होता है, लोकप्रियता में कमी भी शामिल है, और शैली का अप्रचलन भी शामिल किया गया है। प्रश्न 10वां का क, अल्प पोषण एवं अति पोषण की समस्या से आप क्या समझते हैं? देखिए, अल्प पोषण यानी कि इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन न मिल पाना अल्प पोषण कहलाता है। जैसे खास करके छोटे बच्चे शिकार होते हैं अल्प पोषण का। खाए जा रहे हैं लेकिन उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, खनिज पदार्थ सभी चीज़ उसको मिल नहीं पा रहा है बच्चे को, तो अल्प पोषण का शिकार बन जाता है और उससे तमाम उसके अंदर बीमारियां हो जाती हैं। अति पोषण ज्ञान के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, सही से केयर न कर पाना। अति पोषण माने व्यक्ति केवल खाए जा रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खाए जा रहा है, कोई चीज़ की सीमा होती है, वही क्या होता है? अति पोषण। जब आप बहुत ज़्यादा कोई भोज्य पदार्थ खा लेते हैं तो तमाम बीमारियों का घेरा आप पर लग जाता है, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, तो ये अति पोषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछा है कि तैयार मृदु आहार पर टिप्पणी लिखिए। तैयार मृदु आहार का मतलब होता है कि ऐसा हमें भोजन
भोजन बनाया जाए जो कि बहुत ही नॉर्मल हो, बहुत ही हल्का हो, सुपाच्य हो और पौष्टिक भी हो। यह तैयार जो मृदु आहार जैसे खिचड़ी होता है, ये हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, नरम होना चाहिए। बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति के लिए ये तैयार किया जाता है। तो भोजन इसमें काफ़ी गला करके, पचा करके, कुचल करके बनाया जाता है। मिर्च मसाले का भी प्रयोग नहीं किया जाता तैयार मृदु आहार में। यही प्रश्न 11 का क देखिए दिया है, जनसंपर्क के प्रकारों को समझाइए। तो जनता से जब संपर्क, जैसे कोई नेता होता सीधे क्या कहता है, जनता से संपर्क बनाता है अपने आवश्यकताओं के लिए, अपने वर्चस्व को कायम बनाने के लिए जनसंपर्क। तो इसमें क्या होता है, जनसंपर्क में जो प्रकार होते हैं, इसमें जनसंपर्क नीति बनाई जाती है, वक्तव्य और प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं, प्रचार प्रसार होता है, अच्छे संबंध बनाए जाते हैं लोगों से, और उसमें प्रकाशन की भी अहम भूमिका होती है। जनसंपर्क में कोई बात मीडिया में या समाचार पत्र में जितना अच्छे से जाएगा उतने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, जनसंपर्क बढ़ेगा। अगला प्रश्न पूछा है ख का, रंग सिद्धांत को समझाइए। तो देखिए रंग सिद्धांत जैसे कपड़ों का रंग है, किसी वस्तुओं का रंग है, सजावट है, रंग सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो रंग सिद्धांत क्या होता है, जब ये दृश्य प्रकाश यानी कि जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से टकराती हैं, टकरा करके हमारे आँखों तक आती है, हमारी आँखें उनको क्या कहता है, मस्तिष्क में भेजता है, मस्तिष्क में संवेदनाओं के आधार पे उस वस्तु का रंग हमें महसूस होता है, काला है, लाल है, हरा है, उसकी ब्यूटीनेस समझ में आती है। तो ये रंग सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है, व्यावसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिकता की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख करिए। तो नैतिकता ही हमारे मूल्य और आदर्श होते हैं। ठीक है, नैतिकता, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण, अच्छी आदतें, नैतिकता हमारे आचरण को व्यक्त करती है। वह व्यक्ति जो नैतिकता पूर्वक अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार से कार्य को करता है, उसका हर जगह सम्मान किया जाता है समाज में। कोई भी कार्य कर रहा हो तो नैतिकता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है तो वह सबके लिए एक सबक होता है। सब लोग उससे क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उत्प्रेरित होते हैं, और नैतिकता द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं उसके परिणाम बड़ी अच्छे होते हैं। इसमें क्या होता है, समय और धन की भी बचत होती है, आपका हर जगह सम्मान होता है, अच्छा इज्जत होता है। अगला प्रश्न देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, खाद्य उद्योग में जीविका या करियर के अवसर को समझाइए। देखिए खाद्य जो विभाग है, खाद्य जो उद्योग है, इसमें बहुत बड़ी करियर भी बनता है, लोग इसमें काम करते हैं, अपने नौकरी बनाते हैं, ठीक है, अपने रोजी रोटी के लिए। तो खाद्य उद्योग का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। इसमें जैसे एक होता है उत्पादन प्रबंधन, इसमें भी व्यक्ति चाहिए। फिर परियोजना का वित्तीय व्यवस्था, इसमें भी लोगों की आवश्यकता है। शिक्षण और शोध होते हैं, परियोजना का मूल्यांकन होता है, परामर्श होता है, उद्यमशीलता का विकास किया जाता है, संवेदी मूल्यांकन होते हैं, विपणन और विक्रय अधिकारी भी चयनित किए जाते हैं। तो तमाम क्षेत्र होते हैं इसके अंतर्गत जिसमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कैरियर बनता है। प्रश्न 13वां है, 13 का क, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के कार्य क्षेत्र को समझाना है। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही व्यापक है। इसमें जैसे बच्चों की जो देखभाल किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में उनका केयर किया जाता है बच्चों का। जैसे एक होता है शिशु देखभाल केंद्र होता है, जहाँ पे बच्चों की अच्छे से देखभाल किया जाता है। फिर नर्सरी स्कूल होते हैं, वहाँ भी बच्चों की देखरेख किया जाता है छोटे स्तर पर, प्राइमरी से पहले। और दिवस देखभाल केंद्र भी स्थापित किया गया है। गैर सरकारी संगठन भी कुछ होते हैं जो एनजीओ होता है। फिर समेकित बाल विकास योजनाएं जो आईसीडीएस होती हैं जनपद स्तर पर, प्रशिक्षण संस्थान भी होते हैं। ये सभी मिलकर के प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखभाल करती हैं और योजनाएं बनाती हैं। प्रश्न अगला देखिए, ख का 13वां का ख, 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो बाल गृह होते हैं, बाल गृहों का परिचय दीजिए। देखिए 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, कभी कभी बड़ी ही लाचारी इत्यादि की वजह से जो बच्चे होते हैं माता पिता के संरक्षण में नहीं रह पाते, तो उनके लिए ये प्रेक्षण गृह बनाए गए हैं। इनके लिए सरकार द्वारा बाल गृह बनाए गए। इसमें एक होता है प्रेक्षण गृह। प्रेक्षण गृह में क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता की जानकारी प्राप्त होने और पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में उनकी जानकारी एकत्र किए जाने तक
अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चे होते हैं भटक गए होते हैं, तो वहाँ पर बाल प्रेक्षण गृह में रखे जाते हैं जब तक कि उनको असली जानकारी उनके माता पिता को नहीं हो पाती कि हमारे बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं। अगला होता है एक विशेष गृह भी होता है। यहाँ पे जो विशेष गृह होता है, तो कानून का उल्लंघन करने वाले जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं विशेष गृह में रखे जाते हैं। फिर बनाया गया है बाल गृह और किशोर। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं चलता, उनको किशोर या बाल गृह में रखा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए 14 का क। ये है उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो जो उपभोक्ता होते हैं ठगी का शिकार न हो, उनके जीवन रक्षा का सवाल होता है, बीमारी से ग्रसित न हो, उनका जीवन खतरे में न हो, इसलिए उनको अधिकार बनाया गया है, अधिनियम बनाए गए हैं। तो उनको एक दिया गया सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट घटिया है, कैसा है, क्या मिलावट है, तो इसके लिए उनको अधिकार दिया गया है। वो समझे जाने उस चीज़ के बारे में कि उनके स्वास्थ्य, जो भोजन, जो चीज़ आप दुकान से लाए हैं, तो उसका क्या असर पड़ सकता है उनके माने लाइफ में। अगला होता है सूचित किए जाने का अधिकार। जी हाँ, तो उनको माने ये जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं या उत्पाद खरीदे हैं, तो उसकी सूचना लेना देना उनका काम है। फिर चयन का अधिकार, माने यदि उपभोक्ता चाहे तो अच्छे सामग्री का चयन करके ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि जो सामान है। चयन का अधिकार दिया गया है। सुने जाने का अधिकार, तो उनकी जो बात है मंचों तक, ऊपर तक, अधिकारियों तक सुनना चाहिए, सुना जाना चाहिए। फिर शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार, तो वो शिकायत कर सकते हैं, शिकायत का निवारण भी प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है, उच्च अधिकारियों तक, उनसे संबंधित विभागों से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए आया है, वस्त्रों को सुखाने के उपकरण और प्रक्रिया को समझाने के संदर्भ में है। देखिए, जो वस्त्र हम लोग धोते हैं, तो उनको जनरली हम धूप में सुखाते हैं, हवा में सुखाते हैं। तो इसके अतिरिक्त यंत्रों, कलपुर्जों से भी सुखाया जाता है, जिसमें एक होता है तापमान वाली व्यवस्था होती है, कुछ ऐसा मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं, उसमें वायु शुष्कक होता है। वायु शुष्कक के माध्यम से हम क्या करते हैं कि निम्न ताप की वायु को उच्च वेग से भेजा जाता है किसी भी कमरे में, और उस जो वायु शुष्कक होता है उसमें पैनल लगे होते हैं, और उनके सामने जैसे ही हम उस वायु को उन पैनलों के सामने प्रवाहित करते हैं, तो वो जो पैनल होते हैं उस हवा को टकरा करके हमारे कपड़ों तक भेजते हैं और कपड़े सुखाए जाते हैं। उसी तरह से एक होता है उच्च ताप की वायु को सामान्यतः धीरे धीरे माने परिचालित किया जाता है, और वैसे ही वायु शुष्कक तक जाता है, फिर हमारे कपड़ों तक जाता है। इस तरह से इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। अब यहाँ से देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न शुरू होता है 15वां से 5-5 अंक के होते हैं ये। जनसंपर्क के सिद्धांतों के बारे में बताना है। देखिए, जनसंपर्क क्यों किया जाता है? जनसंपर्क इसलिए किया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जनता तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोग खरीदे और हमें उनका मुनाफा हो। जनता में हम किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, ये जनसंपर्क के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें हम जनता को जो चीज़ बताएं, जैसे सच बोलें, तो जनता में जो चीज़ होता है वो सच बताएं, अपने कंपनी के बारे में, कंपनी के आदर्शों के बारे में, अपने मटेरियल पदार्थों के बारे में, उत्पादों के बारे में। फिर कार्य द्वारा सिद्ध करें, कार्य द्वारा सिद्ध करें, यह भी होता है। फिर ग्राहक की बातों को सुनिए, ग्राहकों की भी सुनिए, मनमानी मत कीजिए, ये भी होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छे से जाएगा। फिर आने वाले कल के लिए भी आपको प्रबंधन करना होगा। फिर जनसंपर्क का संचालन इस प्रकार करें जैसे कि पूरी कंपनी आप पर निर्भर हो। तो आप ये मानकर चलिए कि जनता भगवान होती है, और वहीं उस कंपनी का मालिक ऐसा समझिए, जनता को अच्छा, एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट दें ताकि आपका जो है ईमानदारी पूर्वक बिक्री हो, क्योंकि कोई कंपनी जनता पर ही निर्भर करती है। तो जनसंपर्क के सिद्धांत है। अथवा यह सुकार्यकी से आप क्या समझते हैं? सुकार्यकी और इसके उपयोग तथा लाभ को बताना है। देखिए, सुकार्यकी बताया गया कि कार्यस्थल पर करते हुए व्यक्तियों के किए जाने वाले व्यवस्था का जो अध्ययन होता है सुकार्यकी कहलाता है। कोई जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ पे जो जनता काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट है, उनकी क्या व्यवस्था है, सभी का अध्ययन करना। उनके लिए माने क्या सुविधाएं हैं, कैसा पर्यावरण है, और कौन से कार्य कर रहे हैं, किस औजार से काम कर रहे हैं, समुचित अध्ययन उनकी सुगमता के लिए, उनके भलाई के लिए, ये सुकार्यकी
कहलाता है। अब इसमें पूछा है कि इसकी उपयोगिता और लाभ बताना है। तो जो सुकारकी है वो जो है उसके अंतर्गत यह ध्यान दिया जाता है कि किस तापमान पे और वहाँ का प्रकाश कितना है, ताप कितना है, कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, शारीरिक क्रिया क्या है उनका, इन सब का केयर किया जाता है। और इसमें माने एक योजना बनती है सुकारकी के आधार पे, एक उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, जो लेबर या जो भी लोग काम कर रहे हैं इसका ध्यान दिया जाता है। फिर अच्छा तथा प्रभावी रोजगार पाने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और जो त्रुटियां घटाई जा सकती हैं, जो कमी हो रही है, चोट लगने के संभावनाओं को कम किया जा सकता है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो इससे लाभ भी होता है, चोट और दुर्घटना के खतरे कम होते हैं, उनकी उत्पादकता में वृद्धि किया जाता है। ठीक है, जो कमियां होती हैं उनमें उनको ध्यान दिया जाता है। सुकारकी के अंतर्गत जो काम कर रहे कर्मचारी होते हैं उनके मनोबल का भी ध्यान दिया जाता है कि उनका अच्छा मनोबल रहे, ऊंचा मनोबल रहे, उनको बेनिफिट मिले, उनको अच्छा दाम मिले, प्राइस मिले। प्रश्न देखिए 16 है, गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है? रेस्तरां तथा रसोई घर का अर्थ एवं इसके कार्य प्रणाली का वर्णन करना है। देखिए पूछा है कि गृह व्यवस्था विभाग, तो गृह व्यवस्था विभाग वह विभाग होता है जो एक अच्छा स्वस्थ परिवेश प्रदान करता है। जैसे होटल होता है, होटल का मैनेजमेंट जो होता है, होटल की जो सारी सुविधाएं हो प्रदान करता है। होटल को अच्छे से सौंदर्य सजाया जाता है, हो अच्छा साफ सुथरा रखा जाता है ताकि जो उसमें ठहरने वाले आगंतुक हैं, अतिथि लोग हैं, उसमें ठहरें, उसका किराया दें, उससे बेनिफिट होगा। जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, तो साज सज्जा, अच्छा भोजन इत्यादि सबका माने उसमें केयर किया जाता है। जो होटल होता है, गृह व्यवस्था विभाग जो होती है। अब इसी में आता है रेस्तरां और रसोई घर। जो रेस्तरां होता है, रेस्तरां जिसमें ग्राहक क्या करते हैं, आकर के ठहरते हैं, वहाँ उनको खाद्य पदार्थ मिलता है, पेय पदार्थ भी उपलब्ध होता है रेस्तरां में, जो हावे होते हैं। तो खाने की मेज होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, फर्नीचर होते हैं और सोने उठने बैठने की वहाँ पे व्यवस्था होती है। और उसमें जो चीज़ें प्रदान की जाती हैं, खाद्य सामग्रियाँ, वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जो कर्मचारी होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनको साफ सफाई इत्यादि का और भोजन परोसने का सारी ज्ञान होना चाहिए रेस्तरां के अंतर्गत। उसी तरह से रसोई घर होता है। रसोई घर वह स्थान होता है जहाँ पे भोजन तैयार किया जाता है। अब भोजन आपके हमारे घरों से शुरू होकर के होटल हवा भी हो सकता है, ढाबा भी हो सकता है, और अलग अलग तमाम संस्थान भी हो सकते हैं। बेकरी है, मिष्ठान भंडार होता है, सूप विभाग होता है, पेंट्री होता है, सब्जी इत्यादि। तो ये अलग अलग विभाग होते हैं जो रसोई घर के अंतर्गत आते हैं। अथवा देखिए पूछा है रंग योजना अथवा रंग सुमेल से क्या समझते हैं। जैसे देखिए कोई कपड़ा होता है, जब हम लोग कपड़ों को देखते हैं उसकी जो रंगाई होती है और उसमें जो रंगाई होती, कभी कभी एक रंग का प्रयोग किया गया होता है, कभी बहुत से रंगों का प्रयोग किया गया होता है। और वह डिजाइन और उसका जो रंग रोजन है वो बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया गया होता है। रंगों का जो है, जो सुमेलन होता है रंगों का, उसके लिए एक मार्गदर्शन होता है। ठीक है, मार्गदर्शन होता है, उसकी एक योजना बनती है ताकि कोई भी चीज़, कोई साड़ी या कोई आप वस्त्र देखते हैं तो आपको अच्छा लगे। रंगों की एक योजना बनती है, उसको रंग चक्र भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें संबंधित योजनाओं में कम से कम एक रंग सर्वनिष्ठ माना जाता है। जैसे कोई वस्त्र लेते हैं तो एक जो रंग होगा वो हावी होगा, माने एक रंग की बहुलता होती है, उसमें अदर रंग बहुत कम आपको नजर आएंगे जो भी डिजाइन या जो चीज़ बना है। और दूसरा होता है विषम योजनाएं। विषम योजना में आपको कई रंग देखने को मिल सकता है, कई रंगों में वो डिजाइन नमूना बनाने को मिलता है या दिखाई देता है। जिनमें अधिक रंग का प्रयोग किया गया है उसमें भी सुमेलन देखते हैं, और एक रंग वाले होते हैं, एक रंग की प्रमुखता, उसमें भी सुमेलन देखा जाता है।
तो रंगों की एक कलाकारी होती है। आप कोई भी डिजाइन, रंगों वाली डिजाइन या नमूना देखते हैं वस्त्रों पर या कपड़ों पे, तो उसमें आप देखते हैं कि एक निश्चित दूरी पे, उसी समानांतर के दूरी में जो रंग यहाँ है वही रंग वहाँ होगा, उतना ही दूरी पे आगे होगा, पाछे होगा, ये सुमेलन देखा जाता है। 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे देश में वृद्ध जनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम बताना है। देखिए, हमारे देश में जो वृद्ध जन हैं, बीमार जन हैं, उनके लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, चाहे गैर सरकारी होते हैं, चाहे पंचायती राज विभाग होता है, तमाम तरह से योजनाएं, तमाम तरह के क्रियाकलाप अपनाए जा रहे हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए भोजन का व्यवस्था, उनके लिए आश्रय का व्यवस्था, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्धजन व्यक्ति होते हैं, उनको सशक्त बनाने का कार्यक्रम है। उनके स्वास्थ्य की बात होती है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात होती है। बुजुर्गों की किस तरह से समाज में सम्मान की को जगाया जाए, उनका रिस्पेक्ट जो कि आज घट रहा है, उनका देखभाल ये होता है। और बहुत से ग्रामीण इलाके शहरों से दूर हैं, तो वहाँ मोबाइलाइजेशन वाली व्यवस्था होती है, मोबाइल वाली चिकित्सा भी होती है, जहाँ पे एक स्थान से बैठे डॉक्टर मोबाइल के माध्यम से उनका देखभाल करते हैं। बुजुर्गों के लिए तमाम योजनाएं भी हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, ये जैसी पेंशन है, निराश्रित पेंशन, आवास, ये सब सुविधाएं सरकार के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा उनको मुहैया करा रही है। अथवा प्रश्न पूछा है कि भारत में खाद्य उद्योग के कार्य क्षेत्र बताइए एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का जो उद्देश्य है उसको समझाना है। देखिए, खाद्य उद्योग की जहाँ तक बात है, ये किसी देश के विकास का, किसी देश के आर्थिक प्रगति का ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। जो खाद्य संसाधन होते हैं, देश की आय बढ़ती है, देश विकास के राह पर जाता है वहाँ का। हमारे देश से तमाम अन्य भंडार, तमाम चीज़ें, खाद्य चीज़ें बाहर जाती है, निर्यात किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ये जो व्यापार है खाद्य का, उसका आज प्रोत्साहन हो रहा है। तो उसका संरक्षण, उसकी स्वच्छता इत्यादि हमारा दायित्व बनता है। इसीलिए 2006 में खाद्य कानून लाया गया, जहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट हों, उसकी गुणवत्ता हो, पौष्टिकता हो और जन जागरूकता हो, ये सब चीज़ों का उसमें ध्यान दिया जाता है। तो इसमें बहुत से अवसर भी प्राप्त हुए हैं, और रोजगार के अवसर खाद्य उद्योग के अंतर्गत। और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये 2006, 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति द्वारा ये पारित किया गया था, संसद द्वारा, ये राष्ट्रपति की अनुमति से। तो और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है, खाद्य से संबंधित जो विधियां हैं उसको समेकित करना है, और भारतीय खाद्य सुरक्षा और जो मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना हुई है, उसको उसका यही दायित्व है कि जो प्रोडक्ट है, जो खाद्य पदार्थ है, उसकी देखभाल, उसका केयर कैसे किया जाए, उसका भंडारण कैसे हो, उसका वितरण कैसे हो, विक्रय कैसे हो, इन सभी के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। और ये देखिए, लास्ट प्रश्न है, फैशन डिजाइन के कार्य क्षेत्र एवं इसके प्रमुख जीविकाओं को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो फैशन डिजाइन है, ये जीविका का साधन है। इसमें क्या होते हैं, जो फैशन डिजाइनर होते हैं, उनकी आज मांग बढ़ गई है, नए नए फैशन आ गए हैं, हर क्षेत्र में फैशन बढ़ रहे हैं, चाहे वस्त्र उद्योग में, किसी भी उद्योग में। तो आज फैशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, फैशन का जो प्रचलन होता है, अच्छे अच्छे डिजाइनर, अच्छे अच्छे फैशन, जहाँ पे जो है बाज़ार में फैशनों की मांग बढ़ रही है, डिजाइनरों की मांग बढ़ी है। तो ये जो फैशन डिजाइनर होते हैं, इनमें कलात्मक और रचनात्मक गुण विद्यमान होते हैं, और अपने उस व्यवस्था से, व्यवसाय से वो अपनी जीविका चलाते हैं। तो आज जो फैशन की जीविकाएं हैं वो बढ़ गई हैं, और उनके कार्यक्षेत्र बहुत से हो गए हैं। दृश्य व्यापार डिजाइनर होते हैं आजकल, जिसमें सामान व्यवस्था करते हैं, आकर्षक प्रचार प्रसार करते हैं, और आकर्षक ढंग से सजावट करते हैं। फैशन डिजाइनर जिसमें वस्त्रों इत्यादि की माने फैशन और तौर तरह के नमूने, ढांचे तैयार करते हैं, बनाते हैं। सेट डिजाइनर होते हैं, आंतरिक डिजाइनर भी होते हैं। तो अलग अलग दायरा होता है, अलग अलग कार्य होते हैं उनका, जहाँ पर दुकानों, ढब्बे, दफ्तरों इत्यादि में कुछ सुरक्षा, कुछ सौंदर्य, सजावट इत्यादि का कार्य करते हैं। और देखिए, ऑप्शनल लास्ट क्वेश्चन, ये पोषण तथा
आहार चिकित्सा से आप क्या समझती हैं? हमारे देश में चल रहे मुख्य पोषण कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। देखिए, पोषण तथा आहार चिकित्सा क्या होता है? इसमें जैसे कोई रोगी है, वृद्ध व्यक्ति है, तमाम रोगी से ग्रसित लोग हैं, तो उनको किस प्रकार का पोषण खान पान दिया जाना चाहिए, ऐसा हम खान पान या आहार मुहैया कराएं जिनसे उनके रोग को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। तो यह हमारी पोषण आहार के अंतर्गत आती है। यानी हम कह लें कि जो पोषण आहार है वह रोगियों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में आहार को नियंत्रित करना और उसकी व्यवस्था करना होता है। तमाम प्रकार के जो रोगी होते हैं, टाइफाइड के रोगी, ज्वर के पीड़ित रोगी, उल्टी दस्त के रोग, क्षय रोग इत्यादि जो रोग होते हैं, उनके रोग के हिसाब से उनके आहार की व्यवस्था डॉक्टरों के द्वारा बताई जाती है, जिससे उनके रोग में काफ़ी तेज़ी से सुधार होता है, नियंत्रण होता है। और हमारे देश में जो पोषण संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं वो बहुत कई हैं। इसमें एक होता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं होती हैं, और आहार पूरक कार्यक्रम भी होता है, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम होते हैं, स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं भी शामिल है, वैतनिक जो रोजगार सेवाएं होती हैं, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका आप डिटेल में अच्छे से स्टडी करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।